18 नवंबर 2021 पेटीएम का आईपीओ लॉन्च होता है। हर तरफ खुशी का माहौल, हर एक बंदे की जुबान पर एक ही नाम, पेटीएम। लोग इन्वेस्ट करते हैं और आज वही स्टॉक जो कि 2021 में 2150 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, वो 70% गिरकर आज 530 रुपए पर आ गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो जोमेटो से लेकर नाइका, हर एक इंडियन स्टार्टअप जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ, उन सबका स्टॉक आज क्रैश कर चुका है। स्टार्टअप फाउंडर्स ने खूब पैसा कमाया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने उससे भी ज्यादा पैसे कमाए, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन इस सब में आखिर नुकसान किसका हुआ? आप और मेरे जैसे आम लोगों का। मीडिया में सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर बताता है, और हम लोग बिना सोचे समझे किसी भी आईपीओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर हमारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ आखिर होता कैसे है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या सभी आईपीओ में प्रॉफिट होता है। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें कि आईपीओ क्या होता है और कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, हमें यह जानना होगा कि किसी भी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है। चलिए इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। वो बिजनेस आइडिया है कि आप ऑर्गेनिक कॉटन के फैशनेबल टी शर्ट बनाकर बेचेंगे। इन टी शर्ट के डिज़ाइन सबसे अलग होंगे, इनके दाम भी ग्राहकों के लिए लुभावने होंगे और इनके उत्पादन में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन इस्तेमाल किया जाएगा। आपको यकीन है कि कारोबार सफल जरूर होगा और इस आइडिया को आप कारोबार में बदलने के लिए एक्साइटेड भी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1, आप अपने फ्रेंड से रुपए ले सकते हैं, नंबर 2 अपने फैमिली मेम्बर से, और नंबर 3 बैंक से। लेकिन बिजनेस की शुरुआत में बैंक से लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। फिर आप कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाने का डिसीजन लेते हैं और कुछ पैसा अपने दोस्तों को लगाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन आपके दोस्त बिजनेस में प्रॉफिट शुरू होने से पहले ही पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में इन दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाएगा। लेकिन जो पैसा एंजल इन्वेस्टर बिजनेस में लगाते हैं वो लोन नहीं होता, बल्कि इसके बदले में वो आपसे कंपनी में कुछ हिस्सेदारी लेंगे। अब आपकी कंपनी के 3 शेयर होल्डर हो गए हैं। आप कारोबार शुरू करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सिर्फ एक रिटेल स्टोर खोलते हैं। आपकी मेहनत रंग लाती है और दूसरे साल के अंत तक कंपनी के खर्च और आय बराबर हो जाते हैं। जब कंपनी के खर्च और आय बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं कि कंपनी ब्रेक इवन कर रही है। आपके पास भी अब कंपनी चलाने का अनुभव है और आप अब बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ नए रिटेल स्टोर खोलना चाहते हो। इस वक्त एंट्री होती है वेंचर कैपिटल की। अब आप सोचोगे कि वेंचर कैपिटल क्या होता है? ऐसे इन्वेस्टर जो कारोबार की शुरुआती सालों या फेज में पैसे लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटल कहते हैं। और कंपनी को जो पैसा इस फेज में मिलता है उसे सीरीज ए फंडिंग कहते हैं। आपको जल्दी एक वेंचर कैपिटल मिल जाता है, वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में कंपनी में कुछ शेयर मांगता है और आपके बीच में डील पक्की हो जाती है। अब आपके पास वो एक्स्ट्रा मनी है जो आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए थी। अब आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट खोल लेते हैं, जिससे जल्द ही आपकी कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है और आने वाले 2 या 3 सालों में आपकी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि 3 और शहरों में रिटेल स्टोर शुरू किया जाए और जाहिर सी बात है इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी और नए लोग भी भर्ती करने होंगे। अब आपको कुछ और पैसों की जरूरत है और अब आपके पास पैसे इकट्ठा करने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला कि आपने पिछले कुछ सालों में जो मुनाफा कमाया है उसी पैसे को दोबारा कंपनी में लगा दिया जाए, और दूसरा कंपनी किसी दूसरे वेंचर कैपिटल के पास जा सकती है और फिर से फंडिंग मांग सकती है। इसके लिए उसे वेंचर कैपिटल को शेयर देने होंगे और इसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन, कंपनी किसी बैंक के पास जाकर लोन मांग सकती है। अभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बैंक से लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप तीनों ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। आपने जो मुनाफा कमाया है उसको भी कंपनी में लगा देते हैं, आप वेंचर कैपिटल से भी कुछ फंड रेज करते हैं और आप बैंक से लोन भी ले लेते हैं। इसके 5 साल के बाद कंपनी का कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है। आपने कई नए प्रोडक्ट जोड़ दिए हैं और कई बड़े शहरों में मौजूद हैं। आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपके इन्वेस्टर्स भी खुश हैं। लेकिन आप भी इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस बार आपके बिजनेस की जरूरत काफ़ी बड़ी है और मैनेजमेंट का अनुमान है कि उसे 200 करोड़ रुपए चाहिए। 200 करोड़ रुपए इतने ज़्यादा है कि कोई भी वेंचर कैपिटल और कोई भी बैंक आपको नहीं देगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आईपीओ लाने का। आईपीओ के अंदर आप पब्लिक को कंपनीज के शेयर खरीदने को बोलते हो और बदले में उनसे फंड रेज करते हो। आईपीओ लाने के मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। दूसरा, कंपनी लोन लेने से बच जाती है। और तीसरा, कंपनी के शुरुआती इन्वेस्टर
जैसे वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, कंपनी के कुछ प्रमोटर्स, उनको कंपनी के शेयर बेचने का मौका मिल जाता है, जिससे वो शेयर बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ लाने के प्रोसेस की। आईपीओ लाने में कंपनी को मेनली 4 काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, मर्चेंट बैंक को हायर करना। बड़े पब्लिक इशू में एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंक हो सकते हैं और मर्चेंट बैंक कंपनी को आईपीओ लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और नंबर 2, सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन देना। रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में ये बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उसे आईपीओ लाने की जरूरत क्यों है और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे है। और नंबर 3, सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी लेना। रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट मिलने के बाद सेबी फैसला करती है कि मंजूरी देनी है या फिर नहीं देनी। नंबर 4, डीआरएचपी तैयार करना। इश्यू को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को अपना डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट तैयार करना होता है। इसे पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है। डीआरएचपी में मेनली ये जानकारियाँ होती है। नंबर 1, आईपीओ का साइज कितना बड़ा होगा। नंबर 2, कुल कितने शेयर जारी किए जाएंगे। नंबर 3, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और इससे जुटाए पैसों का कंपनी क्या इस्तेमाल करेगी। एंड नंबर 4, कंपनी के बिजनेस का पूरा मॉडल। एंड नंबर 5, सभी फाइनेंशियल कागजात। डीआरएचपी तैयार करने के बाद कंपनी को शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड 100 से 120 के बीच का है। बुक बिडिंग के टाइम पता चल जाएगा कि लोगों को शेयर्स के कौन से प्राइस ठीक लग रहे हैं और कौन से प्राइस पे ज़्यादातर लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। बुक बिडिंग पूरा हो जाने के बाद शेयर की लिस्टिंग कीमत तय की जाती है और ये कीमत आमतौर पर वो कीमत होती है जिस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हो। लिस्टिंग डे के दिन कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। लिस्टिंग प्राइस उस दिन शेयर की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होती है। इसके बाद शेयर अपने कट ऑफ प्राइस से प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर लिस्ट होता है। और अब बात करते हैं कि क्या सच में आईपीओ में पैसा लगाने से पैसा डबल या ट्रिपल हो जाता है। 2021 से लेकर अब तक टोटल 79 आईपीओज आ चुके हैं। उनमें से 49 आईपीओज ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड 30 आईपीओज अभी भी अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और उनमें से 11 आईपीओ में पैसा डबल या उससे ज़्यादा हुआ है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 2021 से लेकर अब तक ओनली 13% आईपीओ में रुपए डबल या उससे ज़्यादा हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि 2021 से लेकर अब तक आईपीओज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।